नमस्कार साथियों, जीएस के सीरीज गर्व सीरीज के 58वें क्लास और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 19वें क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का आज लास्ट क्लास रहेगा। 19 क्लास में हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन थे उन सबको सॉल्व कर लिए। आज लास्ट क्लास है। देखिए आज के प्रश्नों को, आज 20 क्वेश्चन रहेंगे साथियों और आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा इंडियन पॉलिटी। उसके बाद हम भूगोल से पढ़ेंगे साथियों, भूगोल जियोग्राफी, जिसमें हम भारत की भूगोल से शुरू करेंगे। उसके बाद से वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। तो जीएस में साथियों हमने इतिहास पढ़ लिया, संविधान का लास्ट क्लास है। इसके बाद जियोग्राफी से शुरू करेंगे। तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था साथियों, गांधी जी का सपना पंचायती राज, और यह द्विस्तरीय त्रिस्तरीय कई प्रकार से सुझाव दिया गया था। तो त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसका गठन हुआ था साथियों 1957 में। 1957 की बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय हो। और इसी की सिफारिश के बाद साथियों 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, यानी गांधी जयंती पर, गांधी जी का सपना था इसलिए गांधी जयंती के अवसर पर 1959 में नागौर जिला राजस्थान से नागौर जिला राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। अगर हम देखें अशोक मेहता समिति को साथियों, तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। इसकी सिफारिश द्विस्तरीय पंचायती राज की थी। द्विस्तरीय पंचायती राज द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे साथियों, अशोक मेहता 2 शब्द का नाम है, बलवंत राय मेहता 3 शब्द का नाम है। तो हिंट अगर हम देंगे माइंड को तो याद हो जाएगा, अशोक मेहता द्विस्तरीय और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज। और यहाँ पर देखेंगे आप जीके वी के राव समिति साथियों, इसका गठन हुआ था 1985 ईस्वी में। और एलएम सिंधवी समिति का गठन हुआ था 1986 ईस्वी में। इसके अलावा भी साथियों 1988 ईस्वी में गाडगिल समिति का गठन हुआ था। गाडगिल समिति का गठन हुआ था। और 1989 ईस्वी में, इसके अगले साल साथियों, पी के थुंगम समिति का गठन हुआ था। पी के थुंगम समिति। तो अगर आप देख रहे साथियों, तो इस प्रकार से 6 जितने भी हमारे देश के इतिहास में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां थी वो सब कंप्लीट हो गई हैं। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय का सुझाव इसने दिया था, 1977 में गठित हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति 1957। और इसी बलवंत राय मेहता समिति को शिल्पकार भी कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का। जीवी के राव समिति या जीके वी के राव समिति साथियों 1985, और एलएम सिंधवी समिति 1986। एलएम सिंधवी साथियों, सिंधवी आ रहा है तो इससे आप एक बात और याद रखिएगा, संवैधानिक दर्जा देने की बात इसी समिति ने की थी। इसी समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, इसी समिति एलएम सिंधवी समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। और भाग 9 में पंचायती राज को जोड़ा जाता है साथियों। और अनुसूची भी जोड़ी जाती है। अनुसूची 11वीं अनुसूची साथियों 11वीं जोड़ी जाती है पंचायती राज व्यवस्था से। किसकी सिफारिश पर? तो एलएम सिंधवी समिति की सिफारिश पर। और साथियों किस डेट को यह लागू होता है तो ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में लागू होता है। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर आप करेंगे साथियों 24 अप्रैल को। किस राज्य से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था? तो राजस्थान से। अगर पूछा जाए दूसरा राज्य कौन था जहां से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सेकेंड स्टेट है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू है। अगर पूछा जाए हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था लागू है, तो आप उत्तर करिएगा बलवंत राय मेहता समिति की, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और जिला स्तर है। पंचायत स्तर का मतलब हुआ खंड स्तर साथियों। तो हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? उत्तर क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान के नागौर से साथियों, राजस्थान में नागौर जिला है, यहीं से गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, यानी कि 2 अक्टूबर और सन 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय साथियों। और अगर पूछा जाए साथियों कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके बारे में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 40 आप अगर पढ़ेंगे, अनुच्छेद 40 आप पढ़ेंगे तो इसमें साथियों पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 40
पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है और इसी अनुच्छेद को गांधीवादी अनुच्छेद कहा जाता है। गांधीवादी अनुच्छेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गांधी जी का मानना था और गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथन भी है साथियों कि देश की आत्मा, हमारे भारत की आत्मा गांव में रहती है, अधिकांश जनता गांव में रहती है। तो इसलिए जो है पंचायतों का गठन करके लोगों को लोकतांत्रिक जागरूक बना करके, राजनीतिक जागरूक बना करके देश का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए। तो उसके लिए सबसे अनिवार्य है कि ग्रामीण लोगों में राजनीतिक जागरूकता है, एक राजनीतिक चेतना विकसित हो, उनके अंदर राजनीतिक बौद्धिक क्षमता डेवलप हो। इस चीज के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा का सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो द्विस्तरीय। उत्तर हो जाएगा द्विस्तरीय, जिसमें ग्राम स्तर और जिला स्तर सिर्फ दो, और त्रिस्तरीय में अगर हम बात करेंगे तो बीच में एक पंचायत स्तर आ जाता है जिसे ब्लॉक लेवल भी कहा जाता है साथियों। तो तीसरा का उत्तर बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन से हमारे देश में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। किस समिति की सिफारिश पर? तो उत्तर हो जाएगा एलएम सिंधु समिति की सिफारिश। कब लागू हुआ भारत में? तो 24 अप्रैल को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। किस भाग में जुड़ा था? तो भाग हो जाएगा 9। किस अनुसूची में जुड़ा था, किस शेड्यूल्ड में जुड़ा था पंचायती राज? तो उत्तर हो जाएगा 11। रोमन अंक में नहीं लिखा जाएगा, 11वीं अनुसूची में लिखा जाएगा। अगर ना साथियों भाग लिखा गया संविधान का तो वो रोमन अंक में लिखा जाता है। अनुसूची 11वीं अनुसूची। यही हम अगर हम देखें साथियों 74वां संविधान संशोधन, तो इसमें नगर निकाय, जिसे नगर पालिका भी कहा जाता था, ये जुड़ा था 74वां संविधान संशोधन। और ये अगर भाग हम इसका देखें, नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन, नगर निकाय, तो ये भाग 9 को हो जाएगा, भाग 9 को। और अनुसूची अगर हम देखें इसका, तो अनुसूची 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन से नगर निकाय जुड़ा और भाग 9 को जुड़ा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा दी गई? एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति 1986, एलएम सिंघवी समिति 1986 की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। 6 समितियां थी पंचायती राज से। सबसे पहले बलवंत राय समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, उसके बाद साथियों 1985 में बीके आरबी राव समिति थी 1985, फिर एलएम सिंधवी समिति 1986, फिर गॉडगिल समिति 1988 में, और 1989 में पीके थोंगन समिति। ये 6 समितियां थी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। ये राव समिति साथियों, कुछ किताबों में बीके राव समिति लिखा रहता है, कहीं कहीं पे बीके आरबी राव समिति लिखा रहता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए? मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिए 29 विषय। पंचायती राज व्यवस्था जो 11वीं अनुसूची में आया है उसमें 29 विषय शामिल है साथियों। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन पंचायती राज व्यवस्था हमारे भारत में लागू हुआ था, यानी कि 24 अप्रैल 1993 को। इसी उपलक्ष्य में हर साल 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो देखे साथियों हमारे भारतीय संविधान में भाग 9 और अनुच्छेद 243 पंचायत से संबंधित है। और अनुसूची शेड्यूल अभी हमने किया 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, ध्यान से इसको याद रखिएगा। भाग 9 अनुच्छेद 243 अनुसूची 11वीं, और संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन। साथियों यही जो अनुच्छेद 243 में पंचायत के बारे में वर्णन है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 243 243 243 243 है। 243 घ अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण है। और ध्यान रखिएगा बिहार राज्य है साथियों, इसने सबसे पहले पंचायतों में महिलाओं का रिजर्वेशन 50% कर दिया है। सबसे पहला भारतीय राज्य जिसने महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया है तो वो हो जाएगा बिहार। बाकी राज्यों में साथियों कितना आरक्षण है महिलाओं का? तो 1/3 है, 1/3 या साथियों 33% महिला आरक्षण है पंचायत में। अच्छा, आरक्षण क्या होता है? जैसे साथियों अगर ग्राम स्तर का है, या बीडीसी इलेक्शन खंड स्तर का है, या जिला पंचायत स्तर का इलेक्शन है साथियों,
तो इसमें मान लेते हैं 100 सीटें हैं, तो इस 100 सीटों में 1/3 यानी कि लगभग 33 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा और ये आरक्षण जो है वो बदलता रहता है। आपके गांव में कभी प्रधानी की सीट आरक्षित होती है, अनुसूचित आरक्षित होती है, कभी महिला सुरक्षित होती है, महिला आरक्षित होती है। तो वही महिला आरक्षण है साथियों। हमारे उत्तर प्रदेश में 1/3 है, बिहार में 50% महिला आरक्षण है। अनुच्छेद 243 ख में यह बात लिखा गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण या प्रतिनिधित्व दिया जाए पंचायती राज व्यवस्था में। अगला, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती है। मध्यवर्ती का मतलब ये हुआ साथियों कि पंचायत, पंचायत यानी कि ब्लॉक लेवल, यानी कि क्षेत्र पंचायत। तो 20 लाख से कम जनसंख्या अगर रहेगी, 20 लाख से कम जनसंख्या रहेगी तो पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा उत्तर बी हमारा, उत्तर हो जाएगा बी। देखिएगा, जो 3 स्तर होते हैं साथियों, सबसे पहला नीचे से अगर हम देखें, नीचे से हम देखते हैं, सबसे पहला होता है ग्राम स्तर का, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। उसके बाद होता है खंड स्तर, खंड स्तर या क्षेत्र स्तर, और इसे पंचायत स्तर भी नाम दिया गया है। आपको ये दोनों नाम न मिले, खंड और क्षेत्र, तो पंचायत भी इसको कहा जाता है। हालांकि तीनों को पंचायती राज व्यवस्था में माना जाता है, लेकिन ये जो है इसको पंचायत लिख करके आता है। और तीसरा है जिला, जिला स्तर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। हम देखते हैं साथियों कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। जिला पंचायत, एक जिला में कई सारा पंचायत, जिला पंचायत क्षेत्र होता है, उसमें जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं और ये सदस्य लोग मिल करके जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, और ये सदस्य लोग मिल करके एक अध्यक्ष को चुनते हैं। तो जनता के द्वारा इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष चुना जाता है जिला पंचायत का। जिला पंचायत का ग्रामीण लोग जो है, जिले के लोग जिला पंचायत का सदस्य चुनते हैं और सभी सदस्य मिलकर के अध्यक्ष को चुनते हैं। उसी प्रकार से ये होते हैं साथियों खंड या क्षेत्र या पंचायत के सदस्य, इन्हें कहते हैं बीडीसी। साथियों सुने होंगे आप, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर बीडीसी। ये बीडीसी लोग मिलकर के ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। आप अपने क्षेत्र में देखे होंगे ब्लॉक प्रमुख, तो ब्लॉक प्रमुख को भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता जनता के द्वारा। जनता जो है डायरेक्ट बीडीसी को चुनती है, क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुनती है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर को चुनती है। वही मेंबर मिल करके अपने में से एक ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। और ग्राम स्तर पर साथियों ग्राम प्रधान चुना जाता है या मुखिया चुना जाता है। ग्राम प्रधान या मुखिया, तो ये जो है ये प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इन त्रिस्तरीय पंचायती राज में आप देख रहे हैं साथियों कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। जब जनता के द्वारा डायरेक्ट अगर चुना जा रहा है तो वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, और जनता के द्वारा जब डायरेक्ट नहीं चुना जा रहा है तो अप्रत्यक्ष है। तो इन त्रिस्तरीय में एक प्रत्यक्ष है और बाकी 2 जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगर ये बीच वाला जो पूछा जा रहा है जिसको मध्यवर्ती स्तर कहा जाता है, उसमें पंचायत गठन करने के लिए कितना न्यूनतम जनसंख्या होना चाहिए, तो 20 लाख। अगर 20 लाख से कम है तो वहां पर ये दूसरा वाला नहीं दिखाई देगा आपको। अगला प्रश्न, अगला अगला 10वां प्रश्न हमारा होना चाहिए साथियों, खुल जा सिम सिम। 10वां प्रश्न है साथियों, देखिएगा, पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आता है, तो ग्राम स्तर आता है, फिर पंचायत स्तर आता है और जिला स्तर आता है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। ये हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लॉक समिति भी लिखा गया है या पंचायत समिति भी लिखा गया है, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए ब्लॉक नहीं है साथियों। ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तर या पंचायत स्तर और जिला स्तर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। रिपीटेड क्वेश्चन साथियों, हूबहू आप इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत प्रधानी वाला, क्षेत्र पंचायत समिति जो बीडीसी वाला है साथियों, और जिला परिषद जो जिला पर होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष उनका। अगला 11वां प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, तो भाग 9। लेकिन ये साथियों आपको जो याद करना है ये रोमन अंक में याद करना है, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में रोमन अंक में, और हम जो अपना भारतीय संविधान का भाग पढ़ते हैं साथियों वो रोमन अंक में पढ़ते हैं और रोमन अंक में ही लिखा गया है। तो भाग 9 में है, भाग 9 में है हमारा, भाग 9 में हमारा पंचायत। अगला, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाए, चाहे जिला पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाए, चाहे प्रधान का क्षेत्र निर्धारित किया जाए साथियों, इस सब का निर्धारण किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। और राज्य सरकार के द्वारा अगर किया जा रहा है, ठीक बात है,
क्या उत्तर हमारा मिल रहा है? उत्तर तो हमारा मिल जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिए साथियों। राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार क्या होते हैं? राज्य सरकार मतलब साथियों की विधानसभा जो राज्यों में है, राज्यों में जो विधानसभा है, यही तो राज्य का कानून बनाती है। तो राज्यों में जो विधानसभा है, यह तय करती है कि कितना क्षेत्र रहेगा, क्या उनका वो परिसीमन होगा और कानून बनेगा। ये राज्य का कानून बनाती है विधानसभा। तो राज्य विधानसभा, अगर यहाँ पे ऑप्शन में राज्य विधानसभा देता तो वो उत्तर सही होता, ऑप्शन में विधानसभा नहीं दिया गया तो राज्य सरकार हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 12 का उत्तर बी। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि राज्य की विधानसभा के द्वारा। एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है तो राज्य सरकार यानी कि विधानसभा द्वारा। और एक जिला पंचायत के क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है तो वो भी हमारा उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा या विधानसभा द्वारा, उस राज्य के जिस राज्य में है वो। 13वां प्रश्न है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो। कितना उम्र पूरा कर ले कोई तो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है? तो उत्तर हो जाएगा सी, 21 वर्ष। साथियों 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का चुनाव लड़ा जा सकता है। वोट देने का अधिकार यानी मताधिकार का आयु कितना है? मताधिकार का आयु है 18 वर्ष। लेकिन पूर्व में ये कितना था? पूर्व में था 21 वर्ष। पूर्व में मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, संविधान लागू होने के समय 21 वर्ष थी। फिर 61वां संविधान संशोधन होता है, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता था 1989 में। इसमें मतदाता की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष तय कर दी गई। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि राज्यसभा जो होता है साथियों, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का। और और विधान परिषद का चुनाव, एमएलसी का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु भी 30 वर्ष होनी चाहिए। और पीएम बनने की, सीएम बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, ध्यान रखिएगा। और साथियों, और एमएलए बनने की यानी कि विधानसभा में चुनाव लड़ने की और लोकसभा में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 25 वर्ष होनी चाहिए। सब याद रखे रहिएगा आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग होता है साथियों। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया रहता है। और किस अनुच्छेद में? तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था है। और आई से होता है इनकम, और ये बात होती है फाइनेंस और इनकम की। तो आप अनुच्छेद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 200 आई में है राज्य वित्त आयोग। उत्तर हो जाएगा सी। और किस अनुच्छेद में है राज्य वित्त आयोग? अनुच्छेद 243 आई में है। राज्य और स्थानीय स्वशासन जो होता है उसके बीच राजस्व का बंटवारा ये करती है। और अगर पूछा जाए राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व का बंटवारा कौन करता है? तो अनुच्छेद 280 वाली साथियों, केंद्रीय वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोग जो है वो केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करता है कि किस राज्य को कितना पैसा दिया जाए और केंद्र को कितना पैसा दिया जाए। अगला, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा सी, 74वां संविधान संशोधन। साथियों 73वां संविधान संशोधन से पंचायत और 74वां संविधान संशोधन से शहरी स्थानीय स्वशासन या फिर नगर निकाय या फिर नगर पालिका जोड़ा गया। और अगर पूछा जाए कि भाग, तो भाग हो जाएगा 9 को। अगर पूछा जाए अनुसूची, तो अनुसूची यानी कि शेड्यूल हो जाएगा 12वीं अनुसूची। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग पूछा जा रहा है तो भाग 9 को, लेकिन फिर वही बात रोमन अंक में लिख करके आएगा, आपको रोमन अंक याद करना है। उत्तर हो जाएगा डी। 17वां प्रश्न है, पंचायती राज समिति में पंचायत समिति गठित होती है। देखिए साथियों, पंचायती राज व्यवस्था में हमने पढ़ा कि त्रिस्तरीय होता है। तो एक ग्राम स्तर और एक क्षेत्र स्तर और एक होता है जिला स्तर। तो यहाँ पूछा गया पंचायत समिति, पंचायत समिति से आप क्या तात्पर्य समझेंगे? तो आप उत्तर कर दीजिएगा खंड स्तर पर साथियों, खंड स्तर पर। बी वाला जो है, बी ग्रेड वाला, उसे पंचायत समिति भी कहा जाता है साथियों। अगला प्रश्न, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, काका काका साहब का लेकर साथियों 1953 में इनकी अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन हुआ था। प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? 1953 में। 1953 में प्रथम पिछड़ा आयोग, प्रथम प्रथम बैकवर्ड कमीशन आयोग, बैकवर्ड कमीशन, कमीशन मतलब आयोग हो ही गया साथियों। इसका गठन हुआ था 1953 में, 1953 में।
कुछ और बातें ध्यान रखिएगा साथियों, कुछ और बातें। दूसरा 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 जो है 1979 में, दूसरा 1979 में बीपी मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल एक सांसद थे। इनकी अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित होता है। और जो ओबीसी का 27% आरक्षण है साथियों, वो इसी आयोग की सिफारिश है। 27% ओबीसी को आरक्षण 27% ओबीसी को आरक्षण बीपी मंडल आयोग की ही सिफारिश है, जो दूसरा पिछड़ा जाति आयोग है। ये पहला पिछड़ा जाति आयोग है, काका साहब कालेकर इसके 1953 का ये है, इसके ये सभापति थे। और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में बीपी मंडल, इनकी अध्यक्षता में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो सांसद थे उनकी अध्यक्षता में गठित हुआ 1979 में। इसी ने सिफारिश किया था कि ओबीसी की जो जनसंख्या है देश में वो 52% है। ओबीसी की जनसंख्या देश में 52% है और 27% इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन मिला नहीं साथियों। बीपी मंडल की सिफारिश लागू नहीं हुई। पूरी बात समझिएगा। इंदिरा साहनी केस था एक, इंदिरा साहनी केस। इसी केस के बाद साथियों, इसी बात के बाद 27% आरक्षण दिया गया, 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। आगे हम फिर पाते साथियों, 102वां संविधान संशोधन होता है, 102वां संविधान संशोधन होता है और अनुच्छेद 338 ख जोड़ा जाता है, जिसमें लिखा है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है अनुच्छेद 338 ख के तहत। इस संशोधन से 102वां संविधान संशोधन से। और एक पिछड़ा जाति आयोग का भी गठन होता है 1993 में। पिछड़ा पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1993 में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है साथियों? तो हंसराज गंगाराम अहिर, हंसराज गंगाराम अहिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं और इस आयोग का गठन हुआ था 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा, 19वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी बात ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, इसका गठन हुआ 1945 में। उत्तर हमारा हो जाएगा बी। देखिएगा साथियों, 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय स्थापित होता है, मैनहट्टन द्वीप पर। और ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नाम दिया था, फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति, इन्होंने इसका नाम दिया था साथियों। और ये मुख्यालय के लिए भूमि दान किसने दिया था, पूछा जाता है। मुख्यालय के लिए भूमि दान दिया था रॉकफेलर ने भूमि दान दिया था। इसको साथियों लीग ऑफ नेशन का पूर्ववर्ती संस्थान कहा जाता है। लीग ऑफ नेशन क्या था? जब साथियों 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो इस विश्व युद्ध के बाद दूसरा कोई विश्व युद्ध न हो, इसके लिए 1920 में लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ था। इसके संस्थापक थे वुडरो विल्सन। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों से साथियों पेरिस संधि होती है, पेरिस शांति सम्मेलन होता है, पेरिस शांति सम्मेलन। और पेरिस शांति सम्मेलन से ही वुडरो विल्सन ने 1920 में लीग ऑफ नेशन का गठन कराया था, लीग ऑफ नेशन का। लेकिन ये असफल हो जाता है। पुनः से साथियों 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है। तो 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को एक ऐसे संगठन का गठन किया जाता है, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। और एक गठन किया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, इसका नाम दिया था और 51 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। साथियों इसके प्रथम अगर महासचिव पूछा जाए, डायरेक्टर जनरल पूछा जाए, तो नॉर्वे देश के थे त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। नॉर्वे देश के त्रिगवेली नॉर्वे देश के। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में महानिदेशक कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो एंटोनियो गुटरस एंटोनियो एंटोनियो गुटरस। ये साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में साथियों 6 अंग है और बहुत सारे इसके सहयोगी संस्थान हैं, एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है इसके। एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं? एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, जैसे यूनेस्को है साथियों, यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने हैं
यूएनएचसीआर है मानवाधिकार वाला साथियों। ये सब एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ के। और अंग अगर पूछा जाए तो 6 अंग है। कौन कौन से 6 अंग है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक तो हो गया यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल जनरल असेंबली, यानी कि ये महासभा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा। इसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है साथियों। और महासभा में 80वां सत्र चला है। इसके प्रमुख हैं वर्तमान में एना लेना बारबेक। एना लेना बारबेक, एना लेना बारबेक इसके प्रमुख है। और किस देश के, तो जर्मनी देश के। और ये पहला हो गया साथियों। इसके बाद सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद, इसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के देश हैं, एक अस्थाई देश है और एक अस्थाई देश है। अस्थाई देश साथियों 2 वर्षों के लिए इनका चुनाव होता है और फिर इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, फिर नए आते हैं। अस्थाई जो है ये परमानेंट है, इनको वीटो पावर प्राप्त है। यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन, ये 5 हो गए। और इन भाषा पूछा जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषा कितने हैं, मान्यता प्राप्त भाषा कितने हैं, तो 6 है। कौन कौन साथियों, तो देखिएगा, अमेरिका का अंग्रेजी, फ्रांस का फ्रेंच और ब्रिटेन का अंग्रेजी और रूस का रशियन और चीन का चीनी। तो 4 ये हो गए। और इसके अलावा स्पेन और अरबी, स्पेन अरबी, स्पेन अरबी, चीनी, चीनी, रूसी, स्पेन अरबी, चीनी, रूसी, फ्रेंच और अंग्रेजी, ये 6 मान्यता प्राप्त भाषा है। अच्छा, अस्थाई हो गया। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिस कहा जाता है, ये पहला हो गया। ये दूसरा हो गया। तीसरा अंक कौन है साथियों, ध्यान रखिएगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा अंग है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा अंग कौन सा है, न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप। न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप। संयुक्त संघ का 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसको भी याद रखिएगा साथियों, इवासावा यूजी। इवासावा यूजी, इवासावा यूजी। और साथियों छठा है, ये जापान की है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की वर्तमान हेड कौन है, इवासावा यूजी, जापान की। और छठा है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का छठा अंग है सचिवालय। कितने अंग है, 6 अंग है। 6 अंगों में 5 अंग का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र संघ का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। बस ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये नीदरलैंड के हेग में है। नीदरलैंड शहर के, नीदरलैंड देश के हेग शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। क्या है इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है कि कोई तीसरा विश्व युद्ध न हो। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, अब तीसरा विश्व युद्ध न हो। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए इसका गठन किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतिम प्रश्न है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसी के संस्थान जो यूएनजीए साथियों, यूएनजीए जो अंग है संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, महासभा, यही महासभा ने सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा की थी। कुछ मौलिक अधिकार है जिसको सार्वभौमिक अधिकार कहा गया, ये हर देश काल में समान रहेंगे। ऐसे कुछ इसने राइट बताया कि हर देश में ऐसे कुछ मनुष्य के अधिकार होने चाहिए जिसको यूनिवर्सल राइट कहा गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा की 10 दिसंबर 1948 को। इसी उपलक्ष्य में साथियों हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार से संबंधित कुछ संगठनों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मानवाधिकार, एक तो जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल साथियों, एमनेस्टी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका गठन होता है साथियों 1961 ईस्वी में। और 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है एमनेस्टी इंटरनेशनल को। और ये साथियों ये लंदन में स्थित है। और ब्रिटेन के वकील थे पीटर हैंसन, ये इन्होंने ही इसको स्थापित किया था। ब्रिटेन के वकील यानी ब्रिटिश वकील पीटर हैंसन, ब्रिटिश वकील पीटर हैंसन ने 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक एक गैर सरकारी मानवाधिकार संस्थान का गठन किया था 1961 में। इसी संगठन को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में स्थित है साथियों। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है 1946-47 ईस्वी में। 1946-47 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है और यही आयोग जा करके यूएनएचआरसी बनता है। यूएनएचआरसी बनता है यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बनता है, यानी परिषद बनता है। कब जा करके? तो 2006 में। 2006 में आयोग का नाम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नाम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन 2006 में। इसी प्रकार से हमारे भारत में भी मानवाधिकार से संबंधित संस्थान है साथियों। राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मच्छर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये हमारे भारत में है साथियों। अभी तक तो हमने इंटरनेशनल को देखा, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार है। इसका गठन 1993 ईस्वी में हुआ और इसके फर्स्ट चेयरमैन अध्यक्ष थे साथियों रंगनाथ मिश्र साहब। रंगनाथ मिश्र। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यम साहब। वी राम सुब्रमण्यम साहब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। 1993 में हमारे देश में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो ये था साथियों आज का अंतिम भारतीय संविधान का क्लास। 20 प्रश्न ही मात्र थे। अब अगले जीएस के क्लास से हम लोग जियोग्राफी को पढ़ा जाएगा। तो जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं वो जाकर के गर्व सीरीज के वीडियो को देखिए और जीएस पर अपना कमांड तैयार करिए। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।